हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जनरल अवेयरनेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अगेन वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन ऑल इन वन। सो फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस पे। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो सेम वैसे ही अभी हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन के लेवल पे। तो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस हायर एजुकेशन पे रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग हर बार की तरह फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे हायर एजुकेशन पे। शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, एजुकेशन ऑल इन वन, एजुकेशन ऑल इन वन, a series on general awareness questions, series 2, new education policy 2020। दोस्तों आपको एक यहाँ पे पेपर की कटिंग दिख रही होगी जिसमें प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में बात किया गया और एक छोटा सा आउटलुक दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग्स बढ़ा दी है एजुकेशन पे, एंड पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन बाय द स्टेट्स एंड स्टेट सेंटर टू बी रेज्ड बाय द 6% ऑफ द जीडीपी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया। और एक सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट डेवलप किया जाएगा एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए। दोस्तों बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहली बात की गई है कि यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम द एज ऑफ 3 टू क्लास 10th बाय द 2030। और ये मिशन बनाया गया है कि लिटरेसी को हम लोग मैक्सिमम 2025 तक हम एक न्यूमरेसी में लेके आए। और जो क्लास 5th तक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्लास 5th तक आपको प्रीवियस में वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि मदर टंग किस क्लास लेवल तक अलाउड है, किस क्लास लेवल तक यूज करने के लिए बोला गया है, या रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के बारे में बात किया गया था, तो क्लास 5th तक की बात की गई थी। न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6। जैसा कि क्लास 6 से कोडिंग और वोकेशनल इंटीग्रेशन को नए करिकुलम में ऐड करने की बात की गई है। बोर्ड एग्जाम्स को और आसान करने की बात करी गई है और उसको रिडिजाइन करने की बात करी गई है कि बोर्ड एग्जाम को और सरल बनाया जाए ताकि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। वहीं अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो नया अम्ब्रेला बनाया गया है, रेगुलेटर बनाया गया हायर एजुकेशन का। और बेसिकली इसमें मेडिकल और लीगल कोर्सेज अप्लाई नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लेक्सिबल होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी यूजी डिग्री 3 से 4 ईयर के बनाए गए। 1 से 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम, एमफिल प्रोग्राम को हटा दिया गया है। और college affiliation system will be phased out in 15 years. So this is all about the changes which has been done in new education policy 2020। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि हमारा फोकस अभी हायर एजुकेशन पे रहेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन पे एसएससी में, बैंक पीओ में, यूजीसी नेट में, सीटेट में, टेट में, लेट में, अभी उत्तर प्रदेश हायर सर्विस कमीशन के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए और क्या
प्रस्ताव लेकर के आया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सबसे पहले हमने बात किया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो कि अभी 26.3% है। सॉरी दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में 26.6 बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। दैट इज द 26.3%। तो जो कि अभी हमारा करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है टोटल हायर एजुकेशन में, वो 26.3% है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हम GR को 50% तक रेज कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 3.5 करोड़, दैट इज द 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ और सीट ऐड किए जाएंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जैसा कि मैंने बताया कि अभी 26.3% है। एज वेल एज government had decided for the holistic undergraduate education with the flexible curriculum can be of 3 or 4 year with the multiple exit option। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि इसमें आप जितनी बार चाहें उस कोर्स में एंटर करें, फिर बाहर जाएं, एंटर करें, बाहर जाएं, एंटर करें, बाहर जाएं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने BA प्रोग्राम किया है, एक एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाह रहा हूँ। आप 1 साल के लिए एंटर किए, 1 साल करने के बाद आप कहीं बिजी हो गए, आप व्यस्त हो गए, आपको टाइम नहीं मिला, या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं सक्षम में करने में, तो आपने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर मन किया, आपने सेकेंड ईयर किया। फिर उसके 2-4 साल बाद मन किया तो आपने थर्ड ईयर किया। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जिट पीरियड आपको मिले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि MPhil कोर्सेज डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लेवल के लिए, और डिसकंटिन्यू कर दिया गया। MPhil कोर्सेज अब कराया ही नहीं जाएगा। जैसा मैंने बताया कि आप 1 साल छोड़ देते हैं, फिर दूसरे साल ज्वाइन करते हैं, फिर 2-4 साल बाद फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से आपके क्रेडिट सेफ रहेंगे। उसके लिए एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट बनाया गया है, जिसमें आपके क्रेडिट ट्रांसफर होते रहेंगे। एक यूनिवर्सिटी से अगर आप मन नहीं लग रहा आपका, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, ट्रांसफर हो गया किसी भी तरह का, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर ले सकते हैं और आपका क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। IIT और IIM बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट किया गया है, जो कि अपेक्स बॉडी है, जो कि रिसर्च और कल्चर को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पूछा था आपसे। नेक्स्ट अब बारी है क्वेश्चन आंसर राउंड की, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर का सबसे पहला सवाल, हाउ मेनी आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुख्य धारा में कितने और बच्चे जोड़ने की कोशिश की गई है? तो इसका आंसर होगा 2 करोड़। अभी 2 करोड़ बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और ऐड करने की बात की गई है। आंसर इज 2 करोड़। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला सवाल है कि नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका NCPFE-CCE फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 will be developed by which organization? It means नेशनल करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क किस संस्था के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये शुरू से कई सालों से एकमात्र संस्था है जो कि NCERT और वही करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क्स को देखता आ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा NCERT। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary school for all learner by grade 3 by 2025 will be prepared by। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि जो भी
फाउंडेशन बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसको अचीवमेंट सबसे पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी आती है इसमें, नीति आयोग में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द विच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड द इंटर्नशिप। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग मिलते हैं, तो वैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोलने की बात हो रही है। इंस्टीट्यूट इन द सेंस की स्कूल खोलने की बात हो रही है, जिसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था करने की बात की जा रही है, और ये किस ग्रेड तक की बात की जा रही है। सो आंसर इज ग्रेड 6। छठी ग्रेड से हम इसको क्या करेंगे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगेन थोड़ा सा इजी सवाल बट इम्पोर्टेंट। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2022-21 will be developed by whom? NCERT, ICT, IIT, NITs, NCTE। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है। जब भी स्कूल एजुकेशन की बात करेगा तो NCERT को हम कंसीडर करेंगे, बाकी ये सारे हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सो द न्यू एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, National Assessment Center PARAK will be set up as standard setting body. What does letter R stand for PARAK? सबसे पहले हम बात करेंगे PARAK क्या है। बेसिकली PARAK को अनाउंस करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और जिसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए एक परख की बात की गई है। और परख बेसिकली क्या है? सो बेसिकली परख स्टैंड फॉर द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो हमने बताया अभी कि परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो आर का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज द रिव्यू, क्योंकि रिव्यू की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिव्यू। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट्स और नए लेक्चर के साथ। सो रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।